गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपका बायोलॉजी क्लास का चौथा भाग है, अध्याय 14 का पारितंत्र का 3 भाग आप लोग पढ़ चुके हैं। और उससे पहले एक सूचना देना चाहते हैं, आप लोग एक ही पार्ट वीडियो क्यों देखते हैं जबकि आपका 3-4 पार्ट में वीडियो होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी अपील किया है। पहले तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। इसके साथ क्या होगा कि जैसे ही आप मेरा वीडियो अपलोड होगा आपके पास उसका मैसेज चला जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब किए नहीं है, बेल आइकन को दबाए नहीं है तो कर लीजिए ना। एक वीडियो थोड़े आप लोग के लिए बनाते हैं, आप ही लोग के लिए तो सारा चीज़ हो रहा है और आप लोग नहीं देख पाते हैं तो फिर पढ़ाने का फ़ायदा क्या होगा मेरा। सभी वीडियो देखें आप लोग, 3-4 वीडियो कम से कम होता है। आप लोग एक वीडियो देखते हैं कि एक वीडियो का व्यूवर्स बहुत ज़्यादा है, एक दूसरे वीडियो का व्यूवर्स बहुत कम है। इसका मतलब क्या, आप एक ही वीडियो देखते हैं। जब भी देखिए एक साथ देखिए, पूरे वीडियो को देखिए। तो आप लोग एक देखिएगा तो काम नहीं चलेगा ना। चलिए देखते हैं पारितंत्र। कल हम लोग पढ़ लिए थे उत्पादन, उपभोक्ता, ये सब सारी चीजें। अब आज हम लोग को पढ़ना है पोषक चक्रण क्या है। आज का जो टॉपिक है वो है पोषक चक्रण क्या है। पहले तो पोषक चक्रण की परिभाषा आप लोगों को जाननी है, फिर हम लोग पोषक चक्रण के बारे में देखेंगे क्या है पोषक चक्रण। देखिए, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता ही पोषक चक्रण कहलाती है। यानी कह रहा है कि पारितंत्र में विभिन्न जो घटक हैं, घटक कहने का मतलब कारक भी उसको कह सकते हैं, ठीक है। पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्व की गतिशीलता, यानी पोषक तत्वों में जो गतिशीलता है, एक भाग से दूसरे भाग में, एक पार्ट से एक जीव से दूसरे जीवों में जो ट्रांसफर हो रही है। कल मैंने बताया था आपको ऊर्जा का प्रवाह में जो ट्रांसफर हो रही है, तो ट्रांसफर के दौरान जो गतिशीलता पोषक तत्व में होती है वही पोषक तत्व का चक्रण कहलाता है। चक्रण यानी साइकिल, यानी अगर यहाँ शुरू होता है तो पुनः यहाँ चला आएगा। जैसे घड़ी 12 बजे से अगर शुरू होती है तब सुई की घड़ी पुनः वहां पहुंच जाती है, वही कहलाता है चक्रण। आगे चक्रण को फिगर द्वारा हम समझेंगे, डायग्राम द्वारा समझेंगे। देखिए अब इसी में है, पारितंत्र में पोषक कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में कभी भी पोषक तत्व समाप्त नहीं होता है। पोषक तत्वों का इस भाग से दूसरे भाग में, दूसरे भाग से तीसरे में और पुनः उसके शुरुआती स्थान पे पहुंचना ही चक्रण कहलाता है। तो आप लोग माइंड बैठा लीजिए, पारितंत्र में पोषक तत्व कभी भी, ये पोषक पदार्थ कभी भी समाप्त नहीं होता है, यह पुनः बार बार चक्रीय होता है। यानी पोषक जो चक्रण है वो बार बार चक्रीय होता है, एक भाग से दूसरे भाग, एक जीव से दूसरे जीव में जाता है, ये समाप्त नहीं होता है। तो ये माइंड से आप लोग एकदम माइंड सेट कर लीजिए। पुनः पोषक चक्रण, पारितंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता ही पोषक चक्रण कहलाती है। अगला इसी में है, पोषक चक्र कभी भी समाप्त नहीं होता है। यानी पारितंत्र में पोषक तत्व कभी समाप्त नहीं होता है, यह पुनः बार बार चक्रीय होता है। यानी यह पुनः बार बार उस साइकिल में घूमते रहता है। पोषक चक्रण को ही भू रसायन चक्र कहते हैं। यानी अगर कहीं दे दे कि भू रसायन चक्र क्या है तो कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि सर तो पोषक चक्र पढ़ाए थे, भू रसायन चक्र नहीं पढ़ाए थे। तो भू रसायन चक्र ही पोषक चक्रण कहलाता है। दोनों बोथ आर सेम है, ठीक है, यानी दोनों एक ही है। अब देखिए कैसे होता है चक्रण। कार्बन डाइऑक्साइड, मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इस गैस का चक्रण कैसे होगा। ये जो गैस है, गैस की चक्रण कैसे होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे के पास आती है। पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अब इसमें से जो ऊर्जा है वो इसमें आ गई। इससे कल 10% ऊर्जा हम पढ़ाए थे। यानी पोषक चक्रण के माध्यम से इसमें पोषक तत्व आ गया पौधे में, और पौधे को अब खाता है, जानवर खाए या मनुष्य खाए या पक्षी खाए, जो भी खाए। अब पक्षी या जो जानवर खाते हैं, अब पोषक तत्व किसमें चले गए, जानवर के अंदर चले गए। यानी पौधा तो उत्पादक हो गया। पौधा क्या हो गया, उत्पादक हो गया। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया आप लोगों को। और इसको उपभोग करने वाला जानवर हो गया। तो क्या हो गया, उत्पादक के बाद ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, उपभोक्ता हो गया। अब जानवरों को मान लीजिए शेर खा गया या कोई चीज खा गया, उसको बड़ा जानवर खा गया। अब बड़ा जानवर खाया तो द्वितीय उपभोक्ता होगा, और वो जानवर की मृत्यु होती है, यानी शेर हो या कोई भी जानवर हो जिसकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु के बाद उसका शरीर भूमि में मिल जाता है। यानी सूक्ष्म जीवी उसको अपघटन कर देते हैं। आप यही पर है ना, उत्पादक उपभोक्ता अपघटन।
तो अपघटन होता, अपघटन के बाद जैविक क्रियाओं द्वारा सूक्ष्मजीवी उसको कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। अपघटित करने के बाद पुनः कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होता है, मुक्त हो जाता है और अपने स्थान पे पहुंच जाता है। यही कहलाता है पोषक चक्रण। इसको आप साइकिल यानी चक्र कह सकते हैं। इस प्रकार से किसी भी चीज का, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, किसी भी चीज का ऐसे ही चक्रण होता है। ये जो पोषक तत्व हैं, सभी पोषक तत्व का प्रवाह इसी चक्र में होता है, ऐसे ही साइकिल में होता है। पौधे में आएगा, पौधे से मनुष्य से, या जीव में, जीव के मृत्यु के बाद पुनः वह स्वतंत्र रूप से वातावरण में चला जाएगा। अब देखिए पोषक चक्र होते कितने प्रकार के हैं, तो पोषक चक्र आपके दो प्रकार के होते हैं। पोषक चक्र कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्र और अपसादी चक्र, सॉरी असादी चक्र। गैसीय चक्र और असादी चक्र। अब गैसीय चक्र क्या है, कौन कौन से आते हैं, और असादी चक्र क्या है और इसमें कौन कौन से चीज आते हैं। गैसीय चक्र कहने का मतलब है जिसमें गैसों का साइकिल हो, यानी गैसों का चक्रण हो। कोई भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, कोई भी हो, एवरीथिंग, तो ये सभी जो आ जाएंगे वो गैसीय चक्र में आएंगे। किसमें आएंगे, गैसीय चक्र में आएंगे। जैसे कि कार्बन और नाइट्रोजन का चक्रण आपको पढ़ना है एनसीईआरटी बुक में, आपका एग्जाम के देश एग्जाम में पूछता भी है नाइट्रोजन का और इसका कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसलिए ये दो चक्र हम आपको बताएंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में दोनों में से कोई एक फाइनली आता है तो आता है। तो ये दोनों चक्रों को आप लोग बहुत सहजता से, सरलता से और आसानी से पढ़ेंगे और उसको माइंड में बैठाएंगे जरूर। चलिए, तो कार्बन चक्र और नाइट्रोजन चक्र है, पढ़ेंगे इसको। लेकिन उससे पहले देखते हैं अवसादी चक्र क्या है। तो अवसादी चक्र का मतलब होता है इसमें भी दो प्रकार के तत्व आते हैं। इसमें सल्फर आ जाते हैं और फास्फोरस आते हैं, और भी बहुत सारे आते हैं, किंतु आपके सिलेबस में यही दो पढ़ना है। तो इसलिए सल्फर और फास्फोरस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी ध्यान हम लोग देंगे क्या है कैसे है सो। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कार्बन चक्र के बारे में। ये डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गई होगी जहां तक मुझे लगती है। तो देख लेते हैं हम लोग कार्बन चक्र के बारे में। पहले तो कार्बन चक्र में देखते क्या है क्या। तो कार्बन चक्र कह रहा है कार्बन सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। यानी कार्बन अगर किसी भी जीव में, चाहे वो मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, पेड़ पौधा हो, अगर नहीं है तो वो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। यानी कार्बन सभी जीवों के लिए क्या है, बहुत ही अनिवार्य तत्व है। जितने भी जीवधारी हैं सभी के लिए कार्बन अनिवार्य है। कार्बन के बगैर वो जीव नहीं रह सकता। यहां तक कि हमारी धरती भी नहीं रह सकती अगर कार्बन नहीं होता तो, कार्बन गैस नहीं होता तो। कार्बन डाइऑक्साइड ही है जो कि पृथ्वी पर ताप नियंत्रण करता है। अरे तो यहाँ अत्यधिक गर्मी होती है, अत्यधिक ठंडक होती। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन गैस बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन तत्व बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। तो कार्बन का राय के सभी जीवधारियों के लिए महत्वपूर्ण है। जीवों के शरीर में उसके भार के, हमारे जो भार है, भार के 49% कार्बन ही होता है। सोचिए, हमारा जो वजन होता है, भार जो होता है, भार का 49% कार्बन भी हमारे बॉडी में पाया जाता है। कितनी बड़ी बात है। फिर आय कर रहा है 71% कार्बन विलेय के रूप में महासागरों में है। 71% जो है वो विलेय के रूप में यानी घुले हुई अवस्था में कहाँ है, सागरों में और महासागरों जलाशयों में है। तो ये कार्बन आपने देख लिया शरीर में 49% है, और चाहे वो मानव का शरीर हो या जीव का शरीर हो, यहाँ तक कि फिर 71% जो कार्बन है वो कहाँ है, समुद्र में विलय किया हुआ है। एक और बहुत बड़ी चीज है, प्रत्येक वर्ष एक पौधा, मतलब पौधे द्वारा, जो जितने भी पौधे हैं, पौधे के द्वारा 4 × 10⁻12 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया जाता है। पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि वृक्षों द्वारा प्रति वर्ष कितना कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त किया जाता है। तो 4 × 10⁻12 किलोग्राम गैस मुक्त किया जाता है। इसको आप लोग नोट जरूर करेंगे। इस जो बोल रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये पूरे लेसन का निचोड़ निकाल के हम पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप लोग इसका स्टडी जरूर करें, अच्छे तरीके से करें, याद भी करें। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि साइकिल जो पहले हम पढ़ाए वही साइकिल इसमें भी है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे में जाता है, पौधे से जंतुओं में, जंतुओं की मृत्यु होने के बाद स्वतः वातावरण में चले जाते हैं। अब देखिए हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट पौधे में गया, पौधे को डायरेक्ट जला दिया गया, या पौधे को काट कर छोड़ दिया गया सड़ने के लिए, तो उस अवस्था में भी कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास चला जाएगा।
ये डायरेक्ट जंतु के पास गया और जंतु की मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। यह श्वसन क्रिया द्वारा भी पौधे छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये महत्वपूर्ण साइकिल है, इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा, जरूर लिखिएगा। हम लोग देखते हैं आगे फिर।